दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों 2024 का चुनाव बहुत सारी चीजों के लिए याद किया जाएगा, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण जो मेरी नजर में चीज नजर आ रही है, जो विषय नजर आ रहा है, वो है केंद्रीय एजेंसियों का इस चुनाव के दरमियान जो दुरुपयोग हो रहा है। वह सबसे महत्वपूर्ण घटना है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है इस देश की जिसने कभी कंप्लेन नहीं किया कि केंद्रीय एजेंसियों का सरकार दुरुपयोग कर रही है। उसकी वजह है कि सरकार तो बीजेपी चला रही है, लेकिन और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस देश की, मेजर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो अपोजिशन में बैठती हों या वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से डर कर सीधे अपोजिशन में न बैठती हों और मेल जोल करके किसी तरह सरकार चलाती हों बीजेपी से, उनमें भी कुछ पार्टियों ने कंप्लेन किया है। अभी मैं देख रहा था कि बीजू जनता दल, जो उड़ीसा में सरकार चलाती है पार्टी, उसने भी, जिसका हमेशा भारतीय जनता पार्टी से के साथ तालमेल लोकसभा में, राज्यसभा में, हर जगह बना रहता है, अनेक कानूनों पर उसने साथ दिया है, वो पार्टी भी अब कंप्लेन कर रही है कि विभाग वहां पर जो हैं अलग अलग उड़ीसा में, उनके अफसरों को डराया जा रहा है केंद्रीय एजेंसियों द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, कि अगर आपने बीजेपी का समर्थन नहीं किया चुनाव में तो आपके खिलाफ हम कार्रवाई करा देंगे। ये बीजेडी ने कंप्लेन किया है बीजेपी के खिलाफ और सरकारी महकमे के लोगों के खिलाफ कि उसके अफसरों को डराया जा रहा है। अब दोस्तों बीजेडी की बात हो गई, लेकिन आप सोचिए अपोजिशन की जो पार्टियां हैं उनका क्या हाल है। कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, डीएमके, जितनी, और आम आदमी पार्टी, जितनी पार्टियों का नाम ले लीजिए, सीपीआई, सीपीआईएम, एमएल, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस समय, एनसीपी, शरद पवार जी की, इसके अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना, सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं अपोजिशन की, उनका एक स्वर से कहना है कि मौजूदा सरकार केंद्रीय एजेंसियों का जैसा दुरुपयोग कर रही है वह अनप्रेसिडेंटेड है। भारत के इतिहास में किसी भी सरकार ने नहीं ऐसा किया, ये कहना है। तो इसीलिए मैंने कहा कि इस चुनाव का जो सबसे महत्वपूर्ण जो पहलू उभर कर आएगा, अगर भविष्य में कभी लोकतांत्रिक समाज हुआ, ज्यादा बेहतर ढंग से, ट्रांसपेरेंट ढंग से चुनाव होते रहे भविष्य में, तो जब इस चुनाव की याद लोग करेंगे और इसके बारे में कोई इतिहासकार लिखेगा तो शायद इस पहलू को जरूर सामने रखेगा कि चुनाव के दरमियान कैसे कैसे क्या क्या घटनाएं हुई। 2 चीफ मिनिस्टर जेल में बंद किए गए, हेमंत सोरेन नोटिफिकेशन से पहले और अरविंद केजरीवाल नोटिफिकेशन के बाद। तो दोस्तों ये केवल चीफ मिनिस्टर्स या बड़े नेताओं की गिरफ्तारी का मसला नहीं है। लगातार केंद्रीय एजेंसियां छापेमारी करती रहती हैं चुनाव के दरमियान, जब से चुनाव घोषित हुआ है। अब इस समय केवल आम आदमी पार्टी की बात यहां नहीं है कि उसके नेताओं के यहाँ छापेमारी हुई, उनको बुलाकर घंटों, दिन दिन भर बात की जाती है, पूछताछ की जाती है, टॉर्चर एक तरह से फील करते हैं लोग जो इलेक्शंस में प्रचार कर रहे हैं। उनको आप अगर घंटों बैठा दीजिए किसी हेडक्वार्टर में, बिल्कुल अकेला, कोई और उनके साथ उनके परिवार का, उनके पार्टी का, उनके मित्र मंडली का न हो, और अकेला वो टॉर्चर झेल रहे हैं कि एक से एक सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं, तो नेचुरली उनको बहुत परेशानी होगी कि भाई चुनाव प्रचार के दौरान वो सारा काम छोड़ करके यहाँ पर लगे हुए हैं। तो दोस्तों ये एक पहलू बहुत महत्वपूर्ण है, और अभी इसलिए और ज्यादा ये महत्वपूर्ण विषय बन गया है क्योंकि टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ये जो पार्टी एक जमाने में एनडीए का पार्ट भी बनी थी, बहुत पहले की बात मैं कर रहा हूं, वाजपेयी सरकार के दौरान भारतीय जनता पार्टी का सहयोगी बन गई थी, कांग्रेस से निकली हुई पार्टी, लेकिन आज वही पार्टी ममता बनर्जी की अगुवाई वाली भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार से न केवल त्रस्त है बल्कि तानाशाह होने का आरोप लगा रही है प्रधानमंत्री मोदी पर, खुलेआम। और उसके नेताओं ने, उसके 10 एमपीज और फॉर्मर एमपीज, इन लोगों ने मिलकर सोमवार को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डेलीगेशन लेकर गए, उनको ज्ञापन दिया, और ज्ञापन देने के बाद वो जब बाहर निकले तो उन्होंने
प्ले कार्ड्स वगैरह उनके पास थे, उन्होंने धरना देना शुरू किया शाम को 5 बजे के आसपास। दोस्तों, इनका यह कहना था कि ईडी, सीबीआई, एनआईए और इनकम टैक्स, इनके जो चीफ हैं उनको अविलंब उनके पदों से हटा दिया जाए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के सरकार के डिक्टेट पर काम कर रहे हैं। ये अपने हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं, अपने डिक्टेट पर उनके बीजेपी के काम कर रहे हैं, बीजेपी सरकार के डिक्टेट पर। और इनका एकमात्र काम रह गया है हैरेस करना विपक्षी नेताओं को, उनकी सरकारों को या उनके संगठन के लोगों को, ताकि चुनाव प्रचार लोग ना कर सकें। और दोस्तों, केस जेन्युइन है या केस नहीं जेन्युइन है, उस विवाद में मैं नहीं पढ़ूंगा एक कमेंटेटर के रूप में, एक जर्नलिस्ट के रूप में। लेकिन यह बात सही है कि चुनाव के दरमियान अगर आप लगातार नेताओं के यहां छापेमारी कर रहे हैं, उनके समर्थकों के यहां छापेमारी कर रहे हैं, उनको अपने दफ्तरों में बुलाकर पूछ रहे हैं, तो नेचुरली लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं बनेगा। कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड बनेगा कि सत्ताधारी दल पर तो कोई समस्या नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नेता के सामने कोई समस्या नहीं है, उसके कार्यकर्ताओं के सामने, उसके समर्थकों के सामने कोई समस्या ऐसी नहीं है। लेकिन समस्या अगर है तो सिर्फ कांग्रेस के लोगों के सामने है, टीएमसी के लोगों के सामने है, लेफ्ट के लोगों के सामने है केरल में। इसके अलावा आपकी समस्या जो है वो आम आदमी पार्टी के सामने है, एनसीपी के लोगों के सामने है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के सामने है। तो इसका मतलब यह है कि इंटायर अपोजिशन जो है इससे अफेक्टेड है। ऐसी स्थिति में यह जो आरोप लग रहा है कि ये सरकार जानबूझकर विपक्ष के नेताओं, कार्यकर्ताओं पर पहले से लंबित मामलों पर या हाल के समय में दर्ज किए केसेस में जो बार बार एक्शन, कार्रवाई करवा रही है, ईडी से, सीबीआई से, एनआईए से या इनकम टैक्स से, ये सब चुनाव प्रेरित हैं और चुनाव में उनके ध्यान को हटाने के लिए, उनको कमजोर करने के लिए, चुनाव प्रचार से दूर रहने के लिए ये सब किया जा रहा है। दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस के जो एमपीज ने धरना दिया, उसमें यही मुख्य मांग थी कि इनको हटा दिया जाए, इनकी जगह दूसरे लोगों को रखा जाए, क्योंकि ये उनके डिक्टेट पर काम कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने मंदिरबाग थाना उनको ले जाया गया, हिरासत में उनको ले लिया गया, काफी हंगामा हुआ। और सोमवार की शाम जो घटनाएं हुई वो आपने देखी होंगी अखबारों में, टेलीविजन चैनलों में और हर जगह। लेकिन दोस्तों, मंगलवार की शाम उनको फिर उन्होंने खत्म किया अपना धरना प्रदर्शन, और वो मंदिर मार्ग थाने में जो बैठे थे, जिसको लेकर काफी पुलिस से और उनकी बकझक भी हुई। पुलिस का दावा है कि उनको छोड़ा जा रहा था, फिर भी वो थाने में बैठे रहे और थाने में धरना देते रहे। सौरभ भारद्वाज और दिलीप पांडे, आम आदमी पार्टी के नेता, जब उनसे मिलने गए तो उनको मिलने नहीं दिया गया। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि दिलीप पांडे और जब सौरभ भारद्वाज गए और नहीं मिलने दिया गया, इसका मतलब कि एक कहीं ना कहीं उन लोगों को अंदर ही पुलिस की देखरेख में रखा गया था और पुलिस ने फ्री उनको पूरी तरह नहीं किया था, वरना उनको मिलने देते। तो ये सब बहुत सारी बातें चल रही हैं। सागरिका घोष जो नई सांसद हैं राज्यसभा की तृणमूल कांग्रेस से, उनका कहना है कि उनको जब बाहर निकली किसी काम से, तो वो जब दोबारा लौटी तो उनको जाने नहीं दिया गया। ये भी एक कंप्लेन, बहुत सारे लोगों ने इस तरह के कंप्लेन किए हैं। तो इससे यह साबित होता है कि जरूर केंद्रीय एजेंसियों को लेकर जो एक शिकायत है विपक्ष के नेताओं की, वो एड्रेस नहीं की जा रही है। न तो इलेक्शन कमीशन एड्रेस कर रहा है और न तो सरकार सुन रही है। अब ऐसी स्थिति में क्या होना चाहिए, इस पर विपक्ष के नेताओं के बीच भी बहुत सारे विचार आ रहे हैं। बहुत सारे विचार जो कंसर्न इंटेलेक्चुअल्स हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, आम नागरिक हैं, उनके बीच भी उभर रहे हैं। दोस्तों, अनेक लोग इस तरह के विचार व्यक्त कर रहे हैं कि भाई क्यों नहीं ऐसा किया जाए कि इलेक्शंस के दौरान जिस तरह अन्य विभागों पर, अन्य शासकीय एजेंसियों पर, चाहे वो किसी भी काडर के हों, चाहे वो किसी भी प्रदेश के हों, एक नजर हमेशा निर्वाचन आयोग अपने नेटवर्क के जरिए रखता है। और अगर कभी कोई अधिकारी गलत करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। अब जैसे उड़ीसा में कई आईपीएस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की गई है,
इलेक्शन कमीशन द्वारा, जिसको लेकर बीजेडी सरकार नाराज है नवीन पटनायक साहब की, लेकिन उसने की है कार्रवाई। तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं अपने अधिकारों का विस्तार करता है और उस पर सभी पार्टियों से सहमति ले सकता है कि भाई ईडी, इंफॉर्मेंस डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, इसके अलावा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, एनआईए, सीबीआई, ये जितने विभाग हैं, जितने महकमे हैं, इनके भी हर कदम पर, हर कामकाज पर, हर फैसले पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की नजर हो इलेक्शंस के दौरान। आफ्टर ऑल इलेक्शंस की अवधि इतनी लंबी हो गई है कि एजेंसियों का अगर दुरुपयोग करती है शासक पार्टी, सत्ताधारी पार्टी, तो उसका खामियाजा जरूर विपक्ष को भुगतना पड़ेगा। इसलिए बेहतर विकल्प है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये जो केंद्रीय एजेंसियां जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, इनको अपने अंडर में ले ले, इन पर भी वो निगरानी रखे और चुनाव तक किसी भी विपक्षी नेता, किसी भी विपक्षी दल के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। जिस तरह की कार्रवाई आपको याद होगा, इनकम टैक्स ने देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के सारे खाते सील कर दिए थे, उनके पास पैसा ही नहीं था। आगे भी और कार्रवाई करने वाले उन्होंने वसूली की नोटिस दे दी थी। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब हस्तक्षेप किया तब मामला रुका। तो वो नौबत न पैदा हो, इतना दुरुपयोग न हो सके एजेंसियों का, इसके लिए जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन इनको एक तरह से इनके कामकाज पर निगरानी रखे। हम टेक ओवर तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन निगरानी रखे। और वो निगरानी ये हो सकती है कि जब तक कोई नेता, कोई किसी राजनीतिक दल का कोई प्रमुख व्यक्ति या कार्यकर्ता, जब तक वो किसी हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व न हो, तब तक उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो। अगर उस पर लंबित मामले हैं तो इलेक्शन से पहले क्यों नहीं हुए, इलेक्शंस के दौरान ही केवल क्यों हो रहे हैं? आप इलेक्शन का भी इंतजार कर सकते थे, इलेक्शंस के बाद हो सकते हैं। उसको नोटिस दिया जाए, उनको चेतावनी दी जाए, उनसे सामान्य पूछताछ भी की जा सकती है। लेकिन गिरफ्तारी करना और एक एक दिन तक पूछताछ करना, 12 घंटे, 14 घंटे, 20 घंटे, ये जो सिलसिला है, मुझे लगता है इसको रोका जाना चाहिए। और ये तभी रुकेगा, जैसे सीज कर लेना खातों को, ये सिलसिला तभी रुकेगा जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी, एनआईए, इस तरह की जो सरकारी एजेंसियां हैं जिनका काफी बड़े पैमाने पर दुरुपयोग होने के गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, इनके कामकाज पर, इनकी फंक्शनिंग पर, इनके प्रशासन पर समूचे चुनाव के दौरान निगरानी रखे और वो अपने मातहत एक तरह से वो स्वयं देखे कि कब क्या किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।